मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। बात रुड़की की। रुड़की में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। तो हर गांव हर घर तक पहुंचा संगठन। ये बात सीएम धामी की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा 562 स्कूलों में 12 लाख छात्रों को शिक्षा मिल रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार की रुड़की स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तराखंड की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्या भारती हर गांव हर घर तक पहुंच चुकी है। विद्या भारती ने हमारे विचारों को राज्य के हर कोने तक पहुंचाया है। मैं इन संगठनों से जुड़ा रहा हूं, इसीलिए मुझे पता है कि मुश्किल समय में विद्या भारती कितनी महत्वपूर्ण है। गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा है। हमारे विचारों को ले जाने का काम भी विद्या भारती के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर हुआ है। क्योंकि मैं इन संगठनों से बाल्यकाल से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आज फिर भी बहुत सारा विस्तार हो गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के अंदर हमारे सभी विद्या भारती के आचार्यगणों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, संगठन के काम करने वालों ने बहुत काम किया है। और आज करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, आज के इस विशेष अवसर पर देश के भविष्य निर्माण में 7 दशक से भी अधिक समय तक काम करने वाले अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को, आचार्यगणों को, उनके शिक्षा जगत में किए गए इस महान योगदान के लिए उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं। और वहीं देखिए देहरादून में किस तरीके से हेलीपैड पर बच्ची से सीएम धामी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पैदल जाकर मुलाकात की, बच्चे से पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली। मुलाकात का वीडियो जो है चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में एक सहज और आत्मीय अंदाज देखने को मिला है, जहां पुलिस लाइन से स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री ने एक स्कूली छात्रा से मिलने के लिए खुद पैदल जाकर उससे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली और उसका उत्साहवर्धन किया। ये मुलाकात वहां पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बनी रही। क्या नाम है, जोर से बताओ। श्री पुष्कर सिंह धामी। आप स्कूल से आ गई, अब जाएंगे, छुट्टी है आपसे मिलने के लिए बहुत। कौन सी क्लास में पढ़ती है? थर्ड में। यहाँ पर क्या कर रही थी बेटा? और वहीं रुड़की से सीएम धामी का बड़ा संदेश, शिक्षा और कांवड़ यात्रा पर जोर दिया। मेधावी छात्रों की योजनाओं का जिक्र किया। कांवड़ियों से नियमों के पालन की भी अपील की गई है। रुड़की से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा और कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कार सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति और मेधावी छात्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है।
मैं उन सभी को बधाई देता हूँ और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल क्लासेज की स्थापना भी कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बच्चों को 10वीं और 12वीं में उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। भारत भ्रमण पर टॉपर्स को ले जाने का भी हमने प्रावधान किया है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सभी बच्चे होने जा रही है सर। कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैंने स्वयं समीक्षा बैठक भी की है और सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। हमारे राज्य में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये पूरे देश भर के शिव भक्तों का एक केंद्र बनता है, तो उनको कोई असुविधा न हो सब प्रकार से। और मैं सबसे ये भी कहूँगा साथ में जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का भी पालन करें, अपनी भी सुरक्षा करें, सभी को जो है हर प्रकार से सुविधा। चूँकि ये क्षणिक है और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जिनको आज वैसे तो बहुत लोग जेनजी कहते हैं, लेकिन मैं उनको इंजी कहता हूँ, इंडियन जनरेशन, वो बच्चे भी भली बात ही समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हिंसा, अपराध, इस प्रकार की जो अव्यवस्था, इसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम संस्कारवान देश के लोग हैं और हम तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। कहते हैं कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। इस प्रकार की भावना हमारे यहाँ का संस्कार और हमारी संस्कृति रही है। और वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले के चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए। 30 से 11 अगस्त तक आपको बता दें कि अवकाश घोषित किया गया है, तो 30 जुलाई से स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी। आंगनबाड़ी और तकनीकी संस्थान भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन कक्षाओं के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, हरिद्वार में श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 शुरू होती हुई नजर आएगी और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को इस अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए। देखिए, ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और ऐसे में भारी भीड़ हरिद्वार में देखने को मिलती है और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता के लिए ये तय किया गया है कि छात्रों की कक्षाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। साथ ही कई संस्थानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि छात्रों के स्कूल, कॉलेज जो कि बंद रहेंगे तो ऑनलाइन शिक्षा उनको दी जा सकती है, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इसको लेकर देखना होगा क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। लेकिन आपको बता दें 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक के लिए सभी स्कूल, कॉलेजेस को बंद किया जाएगा। आंगनबाड़ी और तकनीकी संस्थान भी बंद किए जाएंगे ताकि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अभी एक्चुअली हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु ऑलरेडी हरिद्वार आ रहे हैं। पूर्व में भी देखा गया था कि गाड़ियों के मूवमेंट को लेकर, स्कूलों में और बसों के मूवमेंट को लेकर कुछ समस्याएं थी, तो इस बार 30 तारीख से ही छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और आंगनबाड़ी सेंटर्स को भी बंद रखने के आदेश किए गए। के लिए परवेश राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। परवेश, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ रूट्स जो हैं सिर्फ पैदल यात्रा के लिए, कांवड़ियों के लिए चिन्हित किए गए हैं? इसको लेकर क्या जानकारी? और जिस तरीके से अब स्कूल, कॉलेज को बंद करने के निर्देश दिए गए, उसके बाद से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं तमाम स्कूलों की तरफ से? आपको बता दूं कि जिस तरह से जल्द ही कावड़ शुरू होने वाली है, आपको बता दें कि जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हरियाणा
कि लोग जो है वो ज्यादा अग्रसर होते हैं। हरियाणा मेरठ की ओर से लोग आते हैं, बिजनौर की ओर से लोग आते हैं। तो हरिद्वार एक प्रमुख स्थान माना जाता है जहां से लोग कावड़ लेने के लिए पहुंचते हैं। और लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि आखिरी के जो 8 से 10 दिन होते हैं उसमें भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि शहर के जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद रहने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थाएं पहले ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो लेकिन इस बार जो है प्रशासन पूर्णतः चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। पुलिस के द्वारा बात की जाए, एसएसपी हरिद्वार के द्वारा बात की जाए, या फिर जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा बात की जाए, दोनों की ओर से इस प्रकार से जो है लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। जो पुलिस बल है वो भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हल्की जो मात्रा में जो कावड़ ये है वो भोले भक्त हैं वो आने लगे हैं, अपने जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो है प्रशासन की ओर से जो डिजिटल का फायदा लेने के लिए देखा गया है, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि जो आखिरी के जो 5 से 7 दिन होते थे उन्हीं में छुट्टियां की जाती थी, लेकिन उनमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। बच्चों को लेट हो जाता था स्कूल पहुंचने में। जिस प्रकार से इस बार अब देखा गया है कि जो जिलाधिकारी हरिद्वार उन्होंने 11 दिनों की जो है छुट्टी कर दी, तो जो ऑनलाइन क्लास है उसके माध्यम से जो है बच्चे पढ़ेंगे। अब देखना होगा कि किस प्रकार से स्कूल जो छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं कि घर से क्लासेस लेंगे। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से जो है आगे की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, क्योंकि कावड़ यात्रा परसों से शुरू होने वाली है। जो लोग हैं यानी कि अब जो भोले भक्त हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। लेकिन अब आखिरी के जो चरणबद्ध तरीके से जो भोले भक्त पहुंचते हैं, जो आखिरी के 3 से 4 दिन होते हैं, अब देखना होगा कि प्रशासन उस जो व्यवस्थाएं हैं किस प्रकार से संभालेगा। जी बिल्कुल। और देखिए प्रवेश, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी वही सबसे महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हर बार हम देखते हैं किस तरीके से कावड़ियों को लेकर कई खबरें सामने आती हैं कि सड़कों पर कांच के टुकड़े मिल गए, कहीं पर दुकानों को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ जाता है कि वहां पर मांस मच्छी बिक रही है, और ऐसे में कावड़िए जो है नाखुश नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच अब जिस तरीके से स्कूलों के कॉलेजों की छुट्टी की बात कही गई है, क्या कुछ क्लासेस के शेड्यूल रहेंगे, क्या इसको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आई हैं? जिस तरीके से स्कूल चलते हैं, मान लीजिए 9 बजे शुरू हुआ, 3 बजे छुट्टी हो गई, तो क्या इसी दौरान इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी? उसको लेकर कोई तय समय? राधे, जो जिलाधिकारी हरिद्वार है उन्होंने साफ तौर से जो छुट्टियां वो घोषित कर दी। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, तो इसी प्रकार से अब जो 10 से 11 दिन है वो अपने स्कूल अनुसार, जो अपने स्कूल के टीचर होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उन लोगों के अनुसार जब बच्चों के माता पिता से संवाद करके जो है इसका टाइम निकाल लिया गया है। और देखना होगा कि किस प्रकार से अब हर स्कूल का अलग समय है, तो बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाता है कि ठंड शुरू होने वाली, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि 9 बजे से जो बच्चों की क्लासेस 8:30 बजे से अलग अलग स्कूलों का जो समय है वो होने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो भोले भक्त हैं वो कितने पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि बीते समय में हरियाणा और उत्तराखंड का विवाद थोड़ा सा गहराता नजर आया, तो इस बार जो है लोगों की नजर इस बात पर भी है कि हरियाणा के लोग कितना अग्रसर करेंगे। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने लोग आएंगे और किस प्रकार से जो है हरिद्वार में हुजूम इकट्ठा होगा। जी बिल्कुल प्रवेश, और देखिए ऐसे में तैयारियां भी लगभग पूरी हैं, 2 दिन का वक्त बचा है जब हम देखेंगे कावड़िए वहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में प्रवेश, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त वहां पर दुकानदारों को लेकर क्या कुछ स्थिति है? कई साल हमने देखा किस तरीके से कई बार विवाद होता हुआ नजर आया दुकानदारों को लेकर। ऐसी बातें सामने आई कि जो लोग नॉनवेज बेचते हैं वो अपनी दुकानें बंद कर लें, उनको शिफ्ट कर लें शहर से बाहर। तो क्या इस बार भी इस तरीके की व्यवस्था कुछ होती हुई, क्या इस तरीके की कोई प्रतिक्रियाएं शहर में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा साफ कह दिया गया है कि जो कावड़ पटरी मार्ग है या फिर जो अन्य संबंधित जो क्षेत्र हैं जहां से कावड़ के जो भोले भक्त हैं वो गुजरेंगे, वहां पे जो दुकानें हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। यानी कि ये जो 10 से 11 दिन है वो बंद रहेंगी। लगातार प्रशासन द्वारा ये चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर किसी प्रकार से किसी की दुकानें खुली मिलती है या फिर कोई अवैध तरीके से इस प्रकार से कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी जिस प्रकार से प्रशासन हर वर्ष की भांति हरिद्वार में देखा जाता रहा है, लेकिन हरिद्वार से बात की जाए यूपी में, तो यूपी में विवाद देखने को मिलते रहे, लेकिन अभी तक हरिद्वार में ऐसा कोई विवाद नहीं गहराया है। लोग जो है अपनी समझदारी को देखते हुए दुकानें बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि किस प्रकार से, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो भी इसका समर्थन करते हैं पूर्णतः, और जो सावन है उसमें दुकानें बंद रखते हैं। तो देखना होगा कि जो 30 तारीख से कांवड़ शुरू होगी तो कोई असामाजिक तत्व जो है इस प्रकार का कोई कृत्य करेंगे या फिर जो है पूर्णतः समर्थन लेंगे प्रशासन के। बिल्कुल प्रवेश, और देखिए ऐसे में सीएम धामी ने भी लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सावन के सोमवार पर देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचने लग गए। हर हर महादेव, बम बम भोले के जय घोष
जोश से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ, तो वहीं मंदिर समिति और प्रशासन ने सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। ऐसे सावन मास ये भगवान शिव का अति प्रिय मास है और ये प्रिय मास में भगवान शंकर अति प्रसन्न मुद्रा में अपने आसन पे बैठे हुए होते हैं और उस दौरान जो भी भक्त शिवालय में जाता है अपने श्रद्धा पुष्प अर्पण करता है, टपकेश्वर आता है, भगवान टपकेश्वर महाराज को जल अर्पण करता है। भगवान टपकेश्वर महाराज इस वक्त प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात यहाँ पे आदर्श रूप में इसी शिवलिंग में निवास करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और सोमवार का दिन है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं बड़े दूर दराज क्षेत्रों से भगवान शिव के दर्शनों के लिए टपकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कितने जो कतारें हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग सुबह सवेरे से ही यहाँ मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों हेतु यहाँ पहुंचे हैं। और आइए कुछ और भी यहाँ पर जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है भगवान शिव मनोकामना पूरी करते हैं। तो क्या नाम आपका? तनीषा। आप यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आए हैं, भगवान शिव मनोकामना पूरी करते हैं, क्या मतलब है? हाँ जी, पूरी होती है, मैंने सुना है, इसलिए तो मैं आई हूँ। आज मेरा व्रत भी है, बाकी आप इनसे पूछ सकते हो। सावन माह में ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमें टपकेश्वर मंदिर आने का मौका मिला। हम बहुत खुशनसीब समझते हैं आपको। यहाँ पर कतारों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं और सड़कों से लेकर पूरे बाजार में दुकानें सज चुकी हैं और ऐसे में भक्ति भाव और आस्था का ये पूरा मिश्रण यहाँ देखा जा रहा है। और भी कई लोग यहाँ खड़े मंदिर आ रखे हैं। हाँ, मंदिर आ रखे हैं। यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। टपकेश्वर महाराज मंदिर उत्तराखंड में है, हम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं घूमने के लिए। भक्ति भाव का जो मिश्रण यहाँ देखा जा रहा है, भगवान शिव के प्रति जो आस्था, जो लोगों के जो मन में जो भाव है उसको लेकर आप ये लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। और सावन के महीने में आज सोमवार है, तो सोमवार को लेकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु लोग हैं बड़े दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग पहुंचे हुए हैं और कई कतारों में लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं। बाजार भी बड़ी रौनक इस टाइम छा रखी है। कहते हैं कि बेलपत्री हो और जल से भगवान शिव को जलाभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। देहरादून से अमित रावत, न्यूज इंडिया। और देखिए, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा काशीपुर पहुंचे, जहां नगर निगम परिसर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभाग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने जेल रोड स्थित निर्माणाधीन हाईटेक बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मंत्री प्रदीप बत्रा गोविशाण होटल में उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से आयोजित स्वागत और सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। काशीपुर नगर निगम में आना हुआ। हमारे साथ हमारे नगर निगम के मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक सीमा जी मौजूद हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सभी यहाँ काशीपुर के सम्मानित नागरिकगण उपस्थित हैं, महानुभाव उपस्थित हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जो कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन की सरकार द्वारा हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं। और वहीं देहरादून में मानसून को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर है। जल भराव वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी, नालियों की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत तेज कर दी गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें भी तैयार हैं, तो नालियों में कूड़ा न डालने की अपील की गई। देहरादून में मानसून को देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। महापौर सौरभ थपलियाल का कहना है कि शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों, नालियों और सड़कों की पहले से पहचान कर सफाई और मरम्मत का काम कराया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निगम की टीमें अलर्ट पर हैं। साथ ही लोगों से नालियों में कूड़ा न डालने और समस्या होने पर तुरंत नगर निगम को सूचना देने की अपील की है। सीजन को लेते हुए हमने जल भराव जहाँ जिन जगहों पे होता है उन जगहों पे जल भराव को चिन्हित कर लिया था और उन जगहों पे जहाँ पे नाली का निर्माण करवाना था वो कार्य हम लोगों ने किया। जहाँ पे नाली साफ करवाने का कार्य था वो हम लोगों ने किया। इसके अलावा जो बड़े नदी नाले हैं
उनके तलों को गहरा करना, क्योंकि उसमें गाद, कीचड़, सिल्ट, मलबा, कचरा वगैरह उसमें जम जाता है, तल ऊंचा हो जाता है और पानी जो बरसात का घरों में घुस जाता है। तो उनके तलों को गहरा करने का काम, उनको साफ करने का काम हम लोगों ने किया, जिससे कि पानी है निर्बाध रूप से बह सके। हरिद्वार में संत समाज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गौ हत्या पर सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संतों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संत समाज ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ज्ञापन नियमानुसार राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। करोड़ों की संख्या में, ये लाखों हजारों में अभियान की तरफ से ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी को ये ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और ये संबंधित जो कार्यालय है उनको पहुंचा दिया जाएगा। क्या कुछ मांगे इसमें? देखिए, इसमें डिटेल में जो गौ माता के संवर्धन के लिए है वो सभी डिटेल में इसमें डिमांड की गई है। तो जो भी ज्ञापन है इसको हम संबंधित जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम सब लोगों की मांग यही है कि हमारी गौ माता जो इतनी उपेक्षित हो रही है, हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण भी हम लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो यह एक माध्यम हम लोगों ने चुना है और बहुत विनम्रता से और प्रार्थना के रूप में हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को हम अपनी भावना प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित है कि हमारी गौ माता की जो बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है उस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी। कह रहा है, हमारा उपनिषद कह रहा है, हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, समस्त हमारा सदग्रंथ कह रहा है कि गौ हमारी माता है, परंतु आधुनिक संविधान में कहाँ है हमारी गौ माता का स्थान। इसलिए दुख होता है। और इस प्रकार से ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस प्रकार की अशोभनीय बात करेंगे तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। जी, गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत हमारे भारत के समस्त जिला कार्यालय पर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि ससम्मान, किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं, पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि हमारी गौ माता को सम्मान जो वेदों ने दिया है, जो पुराणों ने दिया है, हमारे ऋषियों ने दिया है, वो हमारी परंपराओं ने दिया है, वो सम्मान हमारी गौ माता को मिले। और वहीं देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा मेगा प्लान तैयार किया। शहर में अब तक 25 पार्क विकसित किए जा चुके हैं, जबकि अब अतिक्रमण मुक्त जमीनों पर नए पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों में ओपन जिम, बच्चों के खेल उपकरण और वॉकिंग ट्रैक जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। तो साथ ही हरेला अभियान के तहत घर घर पौधे वितरित कर शहर को और अधिक हरा भरा बनाने की भी तैयारी है। देखिए, देहरादून शहर पहले से एक हरा भरा शहर रहा है और इसका स्वरूप जो है पूरा जो है वो एक हरा भरा करने के लिए हमने लगभग 25 पार्क अभी तक बना दिए और उन पार्कों में ग्रीनरी की स्पेशल उसमें पूरी व्यवस्था जो है वो करने का काम हम लोगों ने किया है और छोटे बच्चे उसमें खेल सकें, बड़े बुजुर्ग उसमें पैदल चल सके और व्यायामशाला वगैरह उसमें खोली गई है। इसके अलावा देहरादून शहर में हम हरेला का ये पर्व चल रहा है और लगातार वृक्षारोपण का कार्य हमारा जारी है। और वहीं उत्तराखंड में नकली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन ने निगरानी और सख्त कर दी है। एफडीए के अपर आयुक्त ताजबार सिंह ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि दवा हमेशा लाइसेंसी मेडिकल स्टोर से खरीदें और पक्का बिल जरूर लें। साथ ही नकली दवा या अवैध बिक्री की जानकारी मिलने पर तुरंत विभाग को सूचित करने की भी अपील की गई है। अभी आप देखें, हमने लगभग मोस्टली सभी मेडिकल स्टोर्स को कैमरे लगवा दिए और मैं सभी जनता से भी ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी दवा लें तो बिल पे लें, बिना बिल के कोई दवा न लें, बिना लाइसेंस के यहाँ से कोई दवा न लें, क्योंकि अगर इस तरह से कोई बेच रहा है उसको और बिना लाइसेंस से तो वो फरार हो जाएगा। लाइसेंस ही होगा तो उसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं जिससे हम पकड़ सकेंगे। तो इस तरह से जनता को अवेयर होने की जरूरत है और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को कुछ इस तरह से लगता है तो जरूर इन्फॉर्म करें जिससे कि हम इस नकली के वातावरण को खत्म।
और वहीं उत्तराखंड में कम उम्र के बच्चों में बढ़ते डायबिटीज के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक संदीप तिवारी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों को बच्चों की सघन स्क्रीनिंग और लक्षण मिलने पर तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि समय पर जांच और सही इलाज से बच्चों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसमें देखिए, अब चूंकि यंग एज में बच्चों में भी इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं, तो हमारी जो RBSK की टीम है उनको भी निर्देशित किया है कि सभी को स्क्रीन किया जाए और जहां सिम्टम्स हैं जिन बच्चों में उनमें जांच की जाए, ताकि जांच के बाद ही बीमारी को हम कह सकेंगे कि हाँ वास्तव में वो डायबिटिक है या नहीं, और आगे उसका डिपेंडिंग ऑन टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है उस हिसाब से उसका इलाज किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।